नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से लौकी की खेती करके कमाएं अधिक आय। पशुओं में दुग्ध ज्वर की रहती है गंभीर समस्या, करें इसका समय रहते समाधान। लौकी की बाजार में मांग वर्ष भर होती है, जिससे किसान इस फसल से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं, वे लौकी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये सही समय चल रहा है। बस ज़रूरत है कि लौकी की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की। तो आप किस प्रकार से करें लौकी की खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसकी सब्जी बनाई जाती है। जलवायु: लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी और वर्षा के समय में की जाती है। भूमि: इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी: खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। लौकी की किस्में: वैसे तो आज के समय में कई तरह की उन्नत प्रजातियों का विकास हो चुका है, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बुआई में ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अरका बहार, पंजाब गोल, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक लांग, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3 दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है। फल 60 से 65 दिनों में निकलने लगते हैं। उपज 425 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज की मात्रा: बुआई का समय और विधि के अनुसार बीज की मात्रा निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जून से जुलाई वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद और उर्वरक की मात्रा: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर की दर से खाद और उर्वरक इस प्रकार से डालें। गोबर की खाद 20 से 30 टन, नत्रजन 50 किलोग्राम, स्फुर 40 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम। किसान भाइयों, खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकलने पर और फूल निकलते समय पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। बीज उपचार:
किसान भाइयों, फसल को कीट रोगों से बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंदी नाशी दवा थीरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। बुआई का समय ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च, वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई बुआई के लिए सही रहता है। बुआई दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हुए बुआई करना चाहिए। निराई गुड़ाई लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। फसल सुरक्षा किसान भाई फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, तो आपकी फसल कीट रोगों से मुक्त रहेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। तुड़ाई फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में पौधों से तुड़ाई कर लेना चाहिए। उपज लौकी की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो जून जुलाई और जनवरी मार्च वाली फसलों से क्रमशः 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल उपज मिलती है। इस प्रकार किसान लौकी की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन आमतौर पर इन पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या देखने को मिलती है, जिसका यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो पशु का दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में होने वाले दुग्ध ज्वर रोग की रोकथाम के क्या उपाय करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें इसे बीमारी होती है, और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। दूध में वो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है, और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके उतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूध का उस समय जैसे ही बच्चा देती है तो उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम का लॉस होता रहता है, और अगर ये कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, उसकी मात्रा नहीं मिली, तो वो गाय बैठ जाती है और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है, और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है, और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर के 10% दूध का उत्पादन रह जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले, जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें, अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया, तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है, पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके, 1 बॉटल उसी समय पिला दीजिए और 1 बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है। अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद 1 बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो
है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डाउनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पपीता के फल की मांग पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है, जिससे इसकी खेती का एरिया भी बढ़ा है। लेकिन इस फसल में वायरस से होने वाले रोगों की समस्या से कई किसान परेशान रहते हैं, क्योंकि इन रोगों के चलते उपज बहुत कम हो जाती है। तो आप इस तरह के रोगों के समाधान के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है, बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है, जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह किसान भाइयों, पपीते की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है, जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग-रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं, वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें,
जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगला, जिला भरतपुर के कृषक पंकज कुमार ने। आप गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पंकज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें गेहूं की समय से बुआई हो जाती है और उसमें इस समय गेहूं में पीला रतुआ आने की थोड़ी संभावना रहती है। तो गेहूं में मुख्य रूप से 3 तरह के रतुआ रोग होते हैं। एक है पीला रतुआ, दूसरा काला रतुआ, एक भूरा रतुआ। जो कि मुख्य रूप से पीला रतुआ मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आता है और इसके लिए तापमान 7 से लेकर 17 डिग्री तक तापमान, धुंध और बारिश बहुत ही अनुकूल वातावरण रहता है इसके प्रसार और आगे बढ़वार के लिए। तो इसमें पहचानने के लिए मुख्य रूप से क्या करें कि इसमें पत्तियों के ऊपर सर्वप्रथम पीली धारियां बनती हैं जो कि सिराओं के बीच में लाइन से बनती हैं और ये रोग 10 से 15 पौधों के गुच्छा, जिसको इनिशियल फोसाई कहते हैं, उसमें बनता है और फिर वहाँ से अपने खेत में आगे आगे फैलता रहता है। पीला रतुआ का खास जो पहचान है वो है कि जब भी इसकी पत्तियों को आप छू के देखेंगे तो पीला पाउडर आपके हाथ पे या कपड़ों पे लगेगा। ये पीला रतुआ की खास पहचान है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले किसान भाई खास तौर से जनवरी और फरवरी माह में अपने खेतों का पूरी तरह से चारों तरफ घूम के निरीक्षण करें। किसी भी तरह का पीला रतुआ के लक्षण दिखाई देने पर उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। मुख्य रूप से कई दवाएं उपलब्ध हैं बाजार में, जिसमें प्रोपिकेनाजोल है, टेबुकोनाजोल है या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये दवाएं हैं। तो अगर प्रोपिकेनाजोल और टेबुकोनाजोल से अगर स्प्रे करते हैं तो 0.1% स्प्रे, इसका मतलब 200 ml दवा 200 लीटर पानी में करके 1 एकड़ के लिए छिड़काव करें। और अगर आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन लेते हैं तो ये 120 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। और जहां जिस खेत में अगर ये रोग देखा है तो उसमें और उसके आसपास के खेत में छिड़काव करें। तो इसमें सबसे पहले सलाह ये कि आप निरीक्षण करते रहें, अपने खेत का निरीक्षण करें और रोग आने के बाद खासकर अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तभी आप उसमें जो संतुलित दवा है उसका छिड़काव करें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।